लास्ट वार्निंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है, साथ ही तलाशी अभियान भी जारी है। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के चीरबाग द्रगाड़ इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने चीरबाग द्रगाड़ गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर गोलाबारी करते रहे। सुरक्षा बलों ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि क्षेत्र में छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और आतंकियों को मार गिराया गया। आईजीपी कश्मीर ने बताया है कि शोपियां में मारे गए आतंकी की पहचान आदिल अहवानी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलवामा में एक मजदूर की हत्या में ये शामिल था। 2 हफ्ते में अब तक 15 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। सबसे अहम बात है कि इसमें एक अपडेट और सामने आई है कि हमारे एक जवान भी इस पूरी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। एक नजर अब ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं, क्योंकि कई डिटेल्स हैं जिन पर नजर बनाना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से 15 दिन के अंदर 15 आतंकियों को ढेर किया गया है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है और इस बार सीधी तौर पर लास्ट वार्निंग सेना की तरफ से आतंकियों को दी गई थी। 2 हफ्ते में 15 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और सबसे अहम बात है कि इसमें कुछ अहम चेहरे भी हैं जो टॉप लिस्टेड लोग थे, आतंकी थे। सबसे अहम बात है कि दक्षिण कश्मीर में सबसे ज्यादा सेना ने ऑपरेशंस किए हैं। दक्षिणी कश्मीर में सबसे ज्यादा मुठभेड़ अभी तक हुई हैं और इन कामयाबियों के पीछे के लिए सेना के कुछ अधिकारी मानते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का बड़ा हाथ है, जो ये कामयाबी मिली है, क्योंकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने एक अच्छी जानकारी दी है। एनआईए ने 11 स्थानों पर आज छापेमारी की है। एनआईए भी लगातार उन लोगों के यहाँ छापेमारी कर रहा है जो आतंकवाद का समर्थन करते हुए उन्हें लग रहे हैं। 10 अक्टूबर को भी 16 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। 16 जगहों पर छापा मारा गया था एनआईए की तरफ से 10 अक्टूबर को। इसके अलावा 12 अक्टूबर को 16 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा था, क्योंकि लगातार एनआईए भी कहीं ना कहीं सतर्कता के साथ उन लोगों की तलाश कर रहा है जो लोग छिप करके वार कर रहे हैं। 13 अक्टूबर की अगर बात की जाए तब भी 2 जगहों पर छापा मारा गया था। 2 जगहों पर छापेमारी जो है एनआईए की तरफ से की गई थी। तो सीधी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आतंकियों पर अब कहीं ना कहीं जो है अल्टीमेटम भारतीय सेना दे चुकी है। और आज की तस्वीर इसलिए थोड़ी क्लियर हुई क्योंकि जिस तरीके से पुंछ और राजौरी सेक्टर के जो वन क्षेत्र हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा घने माने जाते हैं और इसलिए वहां पर आतंकियों को छिपना बहुत आसान हो जाता है। इसमें आतंकियों ने अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लिया था, जिसकी वजह से सेना को दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज सेना ने आम नागरिकों से, पुंछ और राजौरी की जो स्थानीय नागरिक है उनसे सीधी अपील की कि ना आप जंगलों की तरफ जाएं, ना अपने मवेशियों को लेकर के जाएं और हो सके तो राशन पानी का थोड़ा सामान एकत्रित कर ले, ताकि हम आतंकियों को ढेर कर सके। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी जुड़ चुके हैं। टीपीएस त्यागी जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से एक लास्ट वार्निंग में कह सकती हो कि भारतीय सेना की तरफ से सीधी तौर पर दे दी गई है पुंछ और राजौरी में, क्योंकि आज ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ लगातार चल रही है, 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, एक जवान हमारे भी शहीद हुए हैं। लेकिन एक अहम बात इसमें यह निकल करके सामने आ रही है कि सेना ने जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, जो राजौरी और पुंछ के स्थानीय नागरिक हैं, उनसे ना तो जंगलों की तरफ जाने के लिए कहा है, ना अपने मवेशियों को ले जाने के लिए कहा, और उल्टा ये भी कहा है कि जो राशन हो थोड़ा सा, उससे बड़ी तादाद में थोड़ा अपने पास एकत्रित कर ले, क्योंकि हो सकता है कि मुठभेड़ लंबी चले। बिल्कुल, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो उन्होंने स्थानीय नागरिकों को कही हैं, बड़ी अच्छी बात है और कर रहे हैं वो ये काम। लेकिन क्या एक आतंकी का मारा जाना एक सिपाही के मारे जाने के बराबर तोला जा सकता है? चाहे 400 आतंकी मार दिए जाएं, आपने सुना होगा कि जब 5 आतंकी पकड़े गए तो उनमें से 2 आतंकियों ने कहा कि हमको ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में पाकिस्तान की फौज ने प्रशिक्षण दिया और 20,000 रुपए दिए। यानी कि एक आतंकी जो 20,000 या 30,000 रुपए में खरीदा जा सकता है, क्या 20-30 हजार में एक सिपाही पैदा किया जा सकता है? एक लंबा समय लगता है। लिहाजा ये कह के संतुष्ट हो जाना कि अगर हमारे 10 मारे गए तो हमने उनके 15 मार दिए, ये सही नहीं है। आप सोचिए
दिमागी पाकिस्तान ने अपनी नीतियां बदली। पहले वो अपने आतंकी भेजता था सरहद पार, बाद में उसने सुरंग बनाई, उसके बाद उसने ड्रोन भेजने शुरू किए, उसके बाद उसने ग्रेनेड भेजने शुरू किए, अब उसने हाइब्रिड, यानी कि पहले जो आतंकियों के नाम खुल्लम खुल्ला बताए जाते थे कि ये हमारा आतंकी बना है, अब वो गुप्त है और लोगों को कहा कि भाई तुम मारो और भाग जाओ और छोटे हथियार अपने पास रखो। यानी कि वो बराबर अपनी नीतियों को बदलता रहा। क्या हिंदुस्तान को अपनी नीति बदलने की आवश्यकता नहीं है? क्या जिहाद को रिएक्शनरी मूवमेंट से रोका जा सकता है? क्या जिहाद को विकास के नाम पे रोका जा सकता है? अगर रोका जा सकता होता या पुरानी नीतियां सही होती तो अब तक रिजल्ट आ गया होता। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन की जरूरत है। सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर अब जो एक करेक्शन की जरूरत है वो करेक्शन उस टाइम बहुत अच्छा था जब 2019 में 370 के हटाने के बाद हर उस बड़े नेता को या हर उस व्यक्ति को जो देश के खिलाफ बोलता था, जिसकी वजह से स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर्स को खाद पानी मिलता था, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। और आपने देखा कि करीब 1-1.5 साल तक बड़ी शांति रही। जैसे ही उनको छोड़ा गया है, आप देख लीजिए कि ये सिचुएशन आ गई है। असलियत में पाकिस्तान की ताकत पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की ताकत है हिंदुस्तान में बैठे हुए अच्छे खासे मुसलमानों के ये कट्टर नेता। और अगर इन कट्टर नेताओं में से 4-5 के साथ भी एक्शन ले लिया जाए, जो जरूरी है, जिसे हमारे जनरल रावत हाफ फ्रंट कहते थे, 2.5 फ्रंट में हाफ फ्रंट ये था, ये हाफ फ्रंट ही मेन फ्रंट है। इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए एंड यू विल फाइंड ए चेंज इमीडिएटली। ये तो एक इमीडिएट पॉइंट हुआ। अब थोड़ा सा मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म ये है कि 70,000 सिपाही करीब करीब भरी जवानी में 35 साल की उम्र में हर साल रिटायर होते हैं। क्या उन सिपाहियों को प्रोत्साहन देके कश्मीर के सरहदी इलाकों में बसाया नहीं जा सकता? अगर उन्हें बसा दिया जाए थोड़ा बहुत प्रोत्साहन देके, तो मजाल है कि किसी तरह की कोई ड्रग स्मगलिंग या कोई आतंकी घुसपैठ कर पाए। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई नई बात मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान ने बहुत समय पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड के निकोबार आइलैंड में कुछ पूर्व सैनिकों को इसलिए बसाया था कि वो चाइना से बर्मा को जाने वाले जहाजों पर नजर रख सके। नतीजा क्या हुआ? उन लोगों ने वहां इतनी मेहनत की और उस एरिया को इतना हरा भरा बना दिया कि आज उसे निकोबार का सिंगापुर कहा जाने लगा। तो ये काम किया जा सकता है और इसमें कोई पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता नहीं, 3 महीने में किया जा सकता है और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो कश्मीरी पंडित जो डर की वजह से कश्मीर में नहीं जा रहे या जो अब वापस आ रहे हैं, वो सब वापस चले जाएंगे, क्योंकि जब वो देखेंगे कि पूर्व सैनिक वहां पे हैं तो उनको ये चीज समझ में आ जाएगी, उनका हौसला बढ़ जाएगा। और ये जो आपदा बन गई है, इस आपदा में पूर्व सैनिकों का ही इस्तेमाल करें। मैं एक सवाल पूछता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैडम। सवाल ये है कि देश में जब भी कभी कोई कृत्रिम या प्राकृतिक आपदा आती है, फौज को बुला लिया जाता है, स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। क्यों? क्या फौज के हाथ में कोई जादू का डंडा है कि वो 15,000 किलोमीटर की सीमा की भी सुरक्षा करे और प्राकृतिक आपदाओं को भी रोके? केवल 13 लाख की फौज और 135 करोड़ का हिंदुस्तान, कुछ तो होगा। जो है वो है कर्तव्यनिष्ठा, वो है ईमानदारी, वो है अनुशासन। और जो एक सैनिक के पास है वो पूर्व सैनिक के पास भी है। हमारे देश ने आज तक पूर्व सैनिकों की इस पूंजी का इस्तेमाल नहीं किया। इस सरकार ने तो थोड़ा बहुत किया है, लेकिन इससे पहले वाली सरकारों ने तो तिरस्कार किया।
शहीद होने के बाद में उसके छोटे मोटे कपड़े उसके घर भेज दिए जाते थे, ना कोई पैसा, ना कोई तिरंगा, ना कोई बॉडी। और तो और 1973 में युद्ध जीतने के बाद 1971 का उनकी पेंशन 2/3 से घटा के आधी कर दी गई। तो ये सब पुराने टाइम का था, अब चीजें बदल रही हैं। अब अगर पूर्व सैनिकों की इस पूंजी का इस्तेमाल किया जाए तो 3 या 4 महीने के अंदर डेमोग्राफी भी चेंज हो जाएगी, नक्शा भी बदल जाएगा, इनका रिहेबिलिटेशन भी हो जाएगा और कश्मीरी पंडित भी वहां पे बच जाएंगे और कश्मीर में शांति आ जाएगी। और अब इसके बाद तीसरा लॉन्ग टर्म, मैंने आपको शॉर्ट टर्म बताया, मिडिल टर्म बताया, अब मैं आपको लॉन्ग टर्म बताता हूँ। लॉन्ग टर्म ये है कि क्या ये सच नहीं है कि हमने संसद में खड़े होके हमारे गृह मंत्री जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चीन, क्या वो हमारा हिस्सा नहीं है, जान दे देंगे इसके लिए। और उसके तुरंत बाद क्या हुआ था, हमारे जो सेनापति हैं जनरल नरवणे ने, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कहे तो हम ये करने को तैयार हैं। बिल्कुल एक्शन की मांग की गई थी, बिल्कुल बिल्कुल एक्शन की मांग की गई थी। समय क्योंकि मेरे पास समाप्त हो गया है। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए कर्नल जी।